और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से ये खबर है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई है। भाषण के दौरान किर्क को मारी गई गोली। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में यह हमला हुआ है। एक कार्यक्रम में छात्रों से संवाद कर रहे थे किर्क और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका से तस्वीर है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी बताए जाते हैं चार्ली किर्क। और ये देखिए आप दरअसल यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हो रहा था और ये देखिए आप जब हाथ में इनके माइक है वहां पर जो मौजूद छात्र थे उनसे बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हो जाता है। तो 31 वर्षीय चार्ली किर्क पर उस वक्त हमला हुआ जब वो छात्रों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र में शामिल थे। किर्क टूर पर थे। हत्या के वक्त का जो वीडियो सामने आया है इसमें वो सफेद टेंट के नीचे हाथ में माइक लेकर बोलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान हजारों लोग मौजूद थे। तभी अचानक से एक गोली की आवाज आती है और उनके गले से खून बहने लगता। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग चीखते भागते नजर आए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली किर्क सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि एक छात्रों से बात कर रहे थे। यूटा वैली यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। ये देखिए आपको 3 तस्वीर यहां पर दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप चार्ली किर्क जो कि बैठे हैं, हाथ में आपको माइक नजर आ रहा है और जो छात्र हैं छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। जो सवाल जवाब है ये सेशन चल रहा था और तभी गोलियों की आवाज आती है और ये जो गोलियां हैं वो सीधे चार्ली किर्क को जाकर लगती है और वहीं पर चार्ली किर्क की मौत हो जाती है। जो खबर सामने आ रही है अगली तस्वीर का रुख करते हैं। ये देखिए आप ये अलग कैमरे की तस्वीर है जिससे रिकॉर्ड हुआ है ये पूरा मंजर। ये देखिए आप किस तरह से यहां पर सामने छात्र आपको नजर आ रहे हैं। चार्ली किर्क जिनके हाथ में माइक है वो लगातार छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था और इसी दौरान किसी ने उन पर गोली मार दी। 31 साल की उम्र है चार्ली किर्क की जिनकी हत्या की गई यूटा वैली यूनिवर्सिटी में। एक और तस्वीर नंबर 3। ये देखिए आप किस तरह से यूटा वैली यूनिवर्सिटी में जिस मैदान में कार्यक्रम हो रहा था वहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र थे। ये देखिए आप जैसे ही हाथ में माइक उठाते हैं वैसे ही एक गोली आती है और वो चार्ली किर्क को आकर हिट करती है। ये देखिए एक और जो कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है ये खौफनाक मंजर वो आप देख पा रहे हैं। चार्ली किर्क बैठे हुए, उनके साथ कुछ और लोग बैठे हुए और तभी चार्ली किर्क पर आकर गोलियां लगती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और देखिए इसी खबर को लेकर एक और अहम जानकारी आपको बताएं कि चार्ली किर्क की हत्या पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है। चार्ली किर्क को बताया है महान देशभक्त। अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। रविवार की शाम 6 बजे तक झुका रहेगा अमेरिकी झंडा। तो ये देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क जिनकी हत्या कर दी गई एक कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी में। और ये देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर जो पोस्ट किया चार्ली किर्क के बारे में, उन्हें देशभक्त बताया। अ ट्रूली ग्रेट अमेरिकन पेट्रियट। आई एम ऑर्डरिंग ऑल अमेरिकन फ्लैग्स थ्रूआउट द यूनाइटेड स्टेट्स लोअर्ड टू हाफ मास्ट अंटिल संडे इवनिंग एट 6 PM। तो रविवार तक आधा झुका रहेगा अमेरिकी झंडा शाम 6 बजे तक। वहीं अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक ताज पटेल ने कहा कि वो घटना पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। हत्या के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। और ये देखिए FBI डायरेक्टर की तरफ से जो पोस्ट किया गया वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार इस घटना के बाद जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यह माना जा रहा है कि चार्ली किर्क को स्नाइपर ने दूर से गोली मारी है। छत पर छिपे स्नाइपर ने गोली मारी। ये देखिए आप स्नाइपर की तस्वीर भी सामने आई है कैसे गोली मारने के बाद वो वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। छत पर छिपे स्नाइपर के इसके बाद कई वीडियोस भी सामने आए। और चलिए अब खबर नेपाल से। नेपाल में अब शांति के आसार हैं। नई सरकार के गठन पर चर्चा हो रही है लेकिन
नेपाल में सत्ता की बागडोर किसे मिलने जा रही है, सत्ता की रेस में कौन कौन शामिल है, इन्हीं सब सवालों का जवाब दे रही है हमारी ये रिपोर्ट। नेपाल की राजधानी काठमांडू आक्रोश की आग में 2 दिनों से इसी तरह जलती रही। दो दिनों के बाद हिंसक प्रदर्शन तब शांत हुआ जब शासन की बागडोर नेपाल की सेना ने अपने हाथ में ले ली। अब पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू है। दो दिनों तक जो हिंसा हुई उसमें काठमांडू की सूरत बदल गई। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की तस्वीरें दिखी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, सचिवालय में आग लगा दी, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के निजी आवास को जला दिया गया। नेपाली प्रधानमंत्री के ऑफिस सिंह दरबार का दहन कर दिया गया। प्रधानमंत्री के निजी आवास को जला दिया गया। क्रोध की आग में कई मंत्रियों के घर को स्वाहा कर दिया गया। कई सरकारी इमारतों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई मीडिया दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। काठमांडू में होटल हिल्टन भी आगजनी से बर्बाद हो गया। इस तरह के तार लगाए गए हैं कि अगर कोई अब भी जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसको आगे किया जाएगा। सिक्योरिटी पर्सनल्स के रूम को जलाया गया। इसके अलावा जो बैरियर्स यहां पर लगे गए थे उसको जलाया गया। और अंदर की आप तस्वीर देखिए, सेना यहां पर सुरक्षा संभाली हुई है। इस तरफ से जरा दिखाइएगा। और ये राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीर है कल जिसको पूरी दुनिया ने देखा, संसद भवन को। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष को भी नहीं छोड़ा। जो नेता सत्ता में नहीं हैं, उनके घर भी जला दिए। इनमें नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार और नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा के घर को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिन घरों और सरकारी इमारतों में आग लगाई वहां लूटपाट भी की। सेना ने लूटपाट करने के आरोप में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान नेपाल की 18 जेलों से 6000 से ज्यादा कैदियों के भागने की खबर है। हिंसा और उत्पात की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया है। इन सब के बीच नेपाली सेना और जेन जी के बीच नेपाल का भविष्य तय करने के लिए बैठक हुई। इस बैठक में जेन जी ने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। ऐसे में सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जिस सुशीला कार्की के नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की संभावना है वो कौन है, अब इसे जानते हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख रखती हैं। उनकी छवि बेहद साफ सुथरी और ईमानदार वाली है। वो 2006 में संवैधानिक मसौदा समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्होंने वाराणसी के BHU से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर किया है। कार्की के अलावा कई और लोग नेपाल की कमान संभालने की रेस में हैं। जेन जी के प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली NGO हामी नेपाल के अध्यक्ष सुदन गुरुङ, उनमें जेन जी के प्रदर्शन को समर्थन देने वाले काठमांडू के मेयर हालेन शाह, नेपाली कांग्रेस के नेता
शेखर कोइराला और नेपाल बिजली विभाग के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर कुलगाम खिसिंग भी हैं। हालांकि अब जेन जी का रुझान सुशीला कार्की की तरफ ज्यादा है। ऐसे में आने वाले वक्त में सुशीला कार्की नेपाली शासन की बागडोर संभाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए, नेपाल को लेकर एक अहम खबर आपको बताएं। नेपाल में सुशीला कार्की का विरोध भी हो रहा है। कार्की को पीएम बनाए जाने का विरोध हो रहा है। सेना मुख्यालय पर युवाओं ने प्रदर्शन किया है। जेन जी सुशीला को पीएम बनाने के पक्ष में है। तो आपको बता दें कि एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि सुशीला कार्की का विरोध कर रहा है। अभी फिलहाल उनको अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर रखा गया है। देश की अंतरिम सरकार आने वाली है, बालेंद्र शाह की तरफ से भी कहा गया। लेकिन जो खबर आ रही है, अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की का अब विरोध भी हो रहा है। कार्की को प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध। तस्वीरें आपके सामने। सेना मुख्यालय पर युवाओं ने आकर प्रोटेस्ट किया। तो नेपाल में 24 घंटे के भीतर एक विद्रोह ने ओली की सत्ता को छीन लिया। अब फ्रांस की सरकार भी ऐसी चुनौती का सामना कर रही है। नेपाल के बाद फ्रांस में विद्रोह प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। यहां पर भी लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं और पूरे देश को ठप करने की कोशिश है। फ्रांस में आंदोलन का नाम ही ब्लॉक एवरीथिंग रखा गया, यानी कि देश के पूरे सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश। नेपाल की तरह यहां पर भी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस पब्लिक में भिड़ंत हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या फ्रांस की पुलिस टिकी रहेगी या फिर नेपाल की तरह सरकार को सरेंडर करना होगा। दो दिनों से दुनिया विद्रोह की ऐसी ही तस्वीरें देख रही थी। सोमवार और बुधवार को जैसी गुस्साई भीड़ नजर आ रही थी, बुधवार की सुबह भी वैसे ही आक्रोश से भरा जन सैलाब नजर आया। नेपाल के बाद फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फ्रांस के लोग भी सरकार की नीतियों से नाराज हैं। फ्रांस के लोग भी सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। पेरिस जैसे खूबसूरत शहर में हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही थी। पुलिस और पब्लिक के बीच जगह जगह झड़प हो रही थी। लोग सड़कों पर वाहनों को आग लगा रहे थे। नेपाल की तरह ही लोगों ने सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर हमले की शुरुआत कर दी। ये फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर का दफ्तर है। फ्रांस में बुधवार की सुबह से ही लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन के लिए लोग एकजुट हुए हैं। आंदोलन का नाम ब्लॉक एवरीथिंग है। 10 सितंबर से विद्रोह का ऐलान किया गया था। सोशल मीडिया के जरिए लोग संगठित हुए हैं। पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शनों की शुरुआत होते ही सरकार ने पुलिस की तैनाती कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हर अहम जगहों पर पुलिस की तैनाती है। भीड़ के साथ झड़प के दौरान पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती नजर आई। कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया। शुरुआती दौर में ही 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। पेरिस की सड़कों पर 80,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। प्रदर्शन की शुरुआत में ही करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। सड़क पर आते ही सबसे पहले लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया। ट्रेन सेवा को भी बंद करने की कोशिश होती रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए बसों को जलाया गया। ट्राम सेवा को भी प्रदर्शनकारियों ने बंद करा दिया है। पेरिस के साथ क्लेरमोंट और मार्सिले में भी लोग सड़कों पर नजर आए और इन तीनों शहरों के अलावा कई और जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। फ्रांस में सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी कई महीनों से है। फ्रांस एक तरफ रक्षा बजट बढ़ाने पर विचार कर रहा है, तो वहीं पब्लिक को मिलने वाली कई सुविधाओं में कटौती की जा रही है। इसके लिए एक बजट तैयार किया गया था।
कटौती वाले बजट की वजह से ही फ्रांस में प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव हार गए। फ्रांस में विद्रोह की पहली वजह है राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियां। मैक्रो सरकार बचत वाला बजट तैयार करने में जुटी है और इसकी वजह से सरकारी योजनाओं में कटौती हो रही है। लोग नाराज हैं। सरकार कई तरह की छूट को खत्म कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग में गुस्सा है, आक्रोश है। सरकार की योजनाओं की वजह से पेंशन पर रोक लग गई है। 2026 का कटौती वाला बजट तैयार किया गया है, जिसमें टैक्स बढ़ाना, कई सरकारी योजनाओं को बंद करने का प्रस्ताव है। एक तरफ सड़क पर प्रदर्शन और झड़पें हो रही थी, तो दूसरी तरफ देश में नए प्रधानमंत्री अपना पद संभाल रहे थे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का नाम सेबास्टियन लेकॉर्नु है। लेकॉर्नु राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी हैं। लेकॉर्नु पिछले 2 सालों में 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। लेकॉर्नु प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू से मुलाकात की। मैक्रो को लग रहा था कि पीएम बदलने से विद्रोह थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वामपंथी दल अब मैक्रो से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फ्रांस में लोगों की सुविधाओं और योजनाओं में कटौती को लेकर अपनी दलील है। पहली दलील यह है कि देश का कर्ज अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है। टैक्स और राजस्व में सुधार बेहद जरूरी है। वामपंथी दलों और मजदूर यूनियनों का दावा है कि सरकार आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की जगह गरीबों को परेशान किया जा रहा है। सरकार ने बजट तैयार किया था ताकि अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो सके, लेकिन बजट प्रस्ताव को लेकर संसद में विश्वास मत हुआ, जिसमें बायरू सरकार हार गई। यानी संसद ने उनके बजट और उनकी आर्थिक नीति पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया। इसके चलते उनकी सरकार गिर गई और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा। फ्रांस में प्रदर्शनकारी सब कुछ बंद करने का लक्ष्य लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज बस सेवा को बंद करा दिया, ट्राम को रोक दिया, रेलवे स्टेशन में घुसकर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, सड़कों को बंद कर दिया गया। कोशिश है सब कुछ बंद करके मैक्रो को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जाए। देखिए आप। फ्रांस की वामपंथी पार्टियां और मजदूर यूनियन अब एक साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। 18 सितंबर को देश में राष्ट्रीय हड़ताल है। हड़ताल कई दिनों तक चल सकती है। सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी है। यानी आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फ्रांस में विद्रोह शुरू होने के बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन माना जा रहा है कि नेपाल की तरह ही ये वक्त के साथ और हिंसक हो सकता है। रेलवे स्टेशन, सड़क, एयरपोर्ट, हर जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर पोलैंड ने नाटो की आपात बैठक बुला ली है और इस बैठक में रूस पर हमला करने के लिए पहले कदम यानी कि आर्टिकल 4 पर मंत्रणा की जाएगी। अगला नाटो देश अगर सहमत हुए तो महासंग्राम फिर तय है। लेकिन इस महासंग्राम के विलन बनने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने 9 सितंबर 2025 को पुतिन की हत्या का तीसरी बार प्रयास किया। अगर ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना सोची में पुतिन पैलेस पर हमला नहीं करती तो रूसी फौज भी पोलैंड बॉर्डर से सटे यूक्रेनी हथियार कॉम्प्लेक्स को टारगेट नहीं बनाती। रूस ने कहा है कि उसका टारगेट पोलैंड नहीं था, लेकिन तीर कमान से निकलकर पोलैंड में गिर चुका है। आप देखिए कैसे 9 सितंबर को इस महासंग्राम की नींव तैयार हुई और कैसे पुतिन बाल बाल बचे हैं। आप देखिए।
काला सागर के तट पर बसा रूसी शहर ड्रोन गर्जना से गूंज उठा। सोची में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। इसके कुछ ही मिनट बाद पोलैंड में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज उठे। पोलैंड में एयर रेड के अलर्ट के सायरन बजते ही ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय में हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। इसके बाद लंदन, पेरिस, बर्लिन, हेलसिंकी सहित यूरोप की कई राजधानियों में हॉटलाइन फोन बजने लगे। यूरोप में आपातकाल जैसे हालात हो गए, क्योंकि यूक्रेन ने सोची के पुतिन पैलेस पर ड्रोन हमले किए। हमले के दौरान पुतिन सोची के वोचारोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के पोलैंड सीमा से सटे शहरों पर हमले किए। रूस के ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस गए। वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स में नेटो को हाई अलर्ट कर दिया गया। नौ सितंबर का दिन दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर ले गया है। इसकी वजह है ज़ेलेंस्की का पुतिन की हत्या करने का प्रयास। हमले से 2.5 घंटे पहले पुतिन मॉस्को में थे। फ्लाइट रेडार डेटा के मुताबिक पुतिन के IL-96 300 PU विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी। लाइसेंस प्लेट नंबर RA96024 वाले विमान ने सोची में लैंडिंग की। इसी विमान से पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने पहुंचे थे और यही विमान सोची में हमले से 1.5 घंटा पहले सोची में लैंड हुआ। पुतिन के सोची पहुंचने की खबर यूक्रेन को लग चुकी थी और इस लैंडिंग के कुछ ही मिनट बाद यूक्रेन ने सोची के नो फ्लाई जोन में ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने सोची के पुतिन पैलेस पर 17 ड्रोन हमले करने की कोशिश की। रूस के डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गए। 15 यूक्रेनी ड्रोन काला सागर के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिए गए। 2 यूक्रेन ड्रोन क्रास्नोदर में मार गिराए गए। जिस वक्त ड्रोन हमले किए गए उस वक्त पुतिन सोची के बोचारोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का विमान सोची के हवाई अड्डे पर मौजूद था। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन ने जानबूझकर पुतिन की हत्या का प्रयास किया। पुतिन का बोचारोव रूसी पैलेस काला सागर तट के करीब सोची में बना। पुतिन इस पैलेस में 9 सितंबर की दोपहर पहुंचे थे। बीते साल वालराई समिट के बाद पुतिन पहली बार इस पैलेस में गए थे। यूक्रेन के ड्रोन पुतिन पैलेस के करीब पहुंचने वाले थे। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के कुल 17 ड्रोन्स को तबाह किया। रिपोर्ट है कि ड्रोन के मलबे से 6 घर भी क्षतिग्रस्त हुए। पुतिन इस पैलेस में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी करते रहे। इटली के पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी इस पैलेस में पुतिन के मेहमान बने थे और उसके बाद से अभी तक कोई भी वर्ल्ड लीडर यहां पर आया नहीं। यूक्रेन ने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति की हत्या करने के इरादे से हमले किए हैं।
9 सितंबर को सोची के बोचर ऑफ रूशे पैलेस को टारगेट किया गया। 3 अगस्त को भी पुतिन के इसी पैलेस पर हमले की कोशिश हुई। इससे पहले बीते साल 28 अगस्त को यूक्रेन ने सोची के करीबी शहर गेलेंजिक में पुतिन पैलेस पर ड्रोन हमले किए थे। करीब $1.5 बिलियन के इस पैलेस को भी रूस ने नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। इस पैलेस के नीचे सुरंगों का एक जाल और न्यूक्लियर बंकर भी है। 28 अगस्त 2025 को किए गए ड्रोन हमले में पुतिन के इस पैलेस के करीब 3 हेक्टेयर जंगल में आग लग गई थी, लेकिन महल को नुकसान नहीं हुआ। नौ सितंबर को पुतिन की हत्या का प्रयास सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि उसके मददगार देशों को भी भारी पड़ा। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूस के 10 शाहिद कामिकाज़े ड्रोन पोलैंड की वायु सीमा में घुस गए। वॉर्सो सहित पोलैंड के 4 एयरपोर्ट्स पर उड़ानें बंद कर दी गईं। यूक्रेन से सटे 3 जिलों में स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया। रूसी ड्रोन पोलैंड में 60 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। रूस के ड्रोन 30 मिनट तक पोलैंड की वायु सीमा में देखे गए। ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में रूस के ड्रोन्स ने पोलैंड की वायु सीमा का उल्लंघन किया। इसे रूस का सोचा समझा हमला माना जा रहा है। खतरा इतना गंभीर था कि पोलैंड में तैनात नेटो के फाइटर जेट्स को इमरजेंसी टेक ऑफ करना पड़ा। पोलैंड ने लुब्लिन एयरबेस पर तैनात नेटो के F-35 और F-16 जेट का इमरजेंसी टेक ऑफ किया। इन फाइटर जेट्स को रूस के ड्रोन गिराने के मिशन पर भेजा गया। वॉर्सो, लुब्लिन, रेज़ोव और मॉटलिन में नागरिक उड़ानें कर दी गई। नेटो के फाइटर जेट्स ने ड्रोन का पीछा करके उन्हें इंटरसेप्ट किया। यूक्रेन से सटे शहरों में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट है कि नेटो वायुसेना ने रूस के सभी ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। ड्रोन्स को ऐसे इलाकों में टारगेट बनाया गया जहां पर आबादी नहीं थी, ताकि ड्रोन का मलबा गिरने से भी कोई नुकसान ना हो। लेकिन रिपोर्ट है कि पोलैंड में रूस का एक ड्रोन आबादी वाले इलाके में गिरा है। ये पोलैंड के सीशानाव शहर की तस्वीरें हैं। दावा है कि शहर की एक सड़क पर रूस का ड्रोन गिरने से जबरदस्त विस्फोट हुआ। पोलैंड पर ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिकी सांसद ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है, लेकिन ट्रंप से जब इस पर सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। ट्रंप भले ही चुप हो, लेकिन पोलैंड सहित रूस के दूसरे पड़ोसी देशों ने यूरोप को अलर्ट कर दिया है। पोलिश राष्ट्रपति कैरोल नारोकी ने कहा है कि पुतिन यूरोप के दूसरे देशों पर हमला करने के लिए तैयार है। ज़पाड युद्धाभ्यास के बहाने रूस में सैन्य तैनाती हो चुकी है। पोलैंड 11 सितंबर से बेलारूस पोलैंड बॉर्डर को बंद कर रहा है। लिथुआनिया ने कहा है कि रूस उसकी सीमा पर रडार स्टेशन बना रहा है, जो नेटो के लिए बड़ा खतरा है। जिस महासंग्राम की आशंका 3 साल से जताई जा रही थी, ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले के बाद वो वास्तविकता बनने की ओर बढ़ रही है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है और इस बार दुश्मन सबसे बड़ी एटमी पावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री का एक वीडियो ग्लोबल ट्रेंडिंग है। मंत्रालय संभाले कुछ ही देर के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन अचानक से गिर गई। स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री के साथ ऐसा क्यों हुआ, आप देखिए जो कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया।
स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों के सामने कह रही थी कि वो सरकार में काम करने के लिए उत्साहित है। जैसे ही स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने बोलना शुरू किया, एलिजाबेथ लान बेहोश हो गई। Hälso och sjukvården. एलिजाबेथ लान खड़े खड़े अचेत हो जाती हैं। गिरते हुए उनका चेहरा पोडियम के कोने से भी टकराता है। Sjukvården. उनके अचेत होकर गिरते ही स्वीडन के पीएम, दूसरे सहयोगी और पत्रकार उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। ये सब अचानक हुआ और इससे स्वीडन के पीएम भी घबरा गए। Hälso och sjukvården. एलिजाबेथ लान को सहयोगियों की मदद से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ले जाया गया। कुछ देर बाद लान वापस लौटी और कहा, यह आम मंगलवार जैसा नहीं था और यही होता है जब आपके शरीर में ब्लड शुगर का स्तर गिर जाए। Hälso och sjukvården. रिपोर्ट के मुताबिक एलिजाबेथ लान को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन शरीर में ब्लड शुगर का गिरना जानलेवा हो सकता है। ब्लड शुगर के गिरने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। डायबिटीज रोगियों के शरीर में ब्लड शुगर का स्तर गिर जाता है। स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री के साथ यही हुआ। हालांकि उन्हें तुरंत मेडिकल मदद मिल गई। एलिजाबेथ लान ने 9 सितंबर को ही स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन पत्रकारों से उनका परिचय करा रहे थे। Hälso och sjukvården. इसी दौरान एलिजाबेथ लान बेहोश होकर गिर गई। Hälso och sjukvården. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। फ्रंटलाइन पर दागी इस्कैंडर मिसाइल यूक्रेन की यूएवी पोस्ट रूस ने तबाह की है। तो रूस ने सिर्फ डोनेस्क में नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन में कब्जा अभियान तेज कर दिया। रूसी सेना अब डोनेस्क के साथ साथ सूमी और खार्किव पर भी कब्जा कर लेना चाहती है और इसके लिए पुतिन सेना पश्चिमी यूक्रेन में हमला करके हथियार गोदाम को तबाह करके यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काटना चाहती है। इस बात से भड़के ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया और ब्लैक सी में रूस को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है और इस तरह से रूस और यूक्रेन में अब पूरा बनाम दक्षिण की जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन में पूरब और दक्षिण की जंग शुरू हो गई है। रूसी सेना पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए हमले कर रही है, तो दक्षिण में यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया और ब्लैक सी में हमले कर रूसी सेना को जख्म दे रही है। पूरब बनाम दक्षिण के इस लड़ाई की वजह से विनाश की आग बहुत ही भयावह हो गई है। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई प्रांत धधक रहे हैं, तो यूक्रेन के विस्फोट से न सिर्फ क्रीमिया बल्कि ब्लैक सी में रूसी नेवल बेस पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के बारूदी अभियान से रूस के नेवल बेस पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले पुतिन सेना का पूर्वी अभियान क्या है, इसे समझिए। दरअसल रूसी सेना लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेना चाहती है। यानी पुतिन के टारगेट पर अब यूक्रेन के सूमी और खार्किव प्रांत भी हैं। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूसी सेना यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर रही है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हमला कर रूस ने यूक्रेनी फोर्स को वहीं पर उलझा रखा है। इन हमलों की आड़ में रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है।
रूस के ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी आधी रात फिर दहल उठी। सीरियल विस्फोट की वजह से कीव में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। वेनेत्सिया में रूस ने मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेन का पावर स्टेशन जल गया। उधर पूर्वी यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान तेज हो गया है। डोनेट्स्क में एरियल बम से हमला कर रूस ने यूक्रेन के ठिकाने को तबाह कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद लवीव प्रांत में भी जबरदस्त तबाही मचाई। लवीव में रूस सोची समझी रणनीति के तहत हमले कर रहा है। लवीव में यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह कर रूस पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन को काटना चाहता है। तो पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं। पूर्वी फ्रंट पर रूस यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। पश्चिमी यूक्रेन में कई हथियार गोदाम हैं। पोलैंड से नाटो के हथियार इन्हीं गोदाम में पहुंचते हैं। नाटो के हथियार पश्चिमी यूक्रेन के डिपो में रखे जाते हैं। पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही यूक्रेनी फोर्स को यहीं से हथियारों की सप्लाई होती है और यही वजह है पश्चिमी यूक्रेन में रूस के विस्फोट तेज हो गए। यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया। इन हमले के जरिए रूस यूक्रेन के सप्लाई रूट को काटने का प्रयास कर रहा है। देखिए आप। रूस ने पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमले शुरू किए तो यूक्रेन ने क्रीमिया, बेलगोरोद और ब्लैक सी में रूस को जख्म देना शुरू कर दिया। यूक्रेन के हमलों की वजह से क्रीमिया और ब्लैक सी पूरी तरह से दहल गए। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला कर रूस के रडार स्टेशन को जला दिया। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। विस्फोट की वजह से मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। वहीं ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस की फ्लीट को टारगेट करने का प्रयास किया। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने सीरियल ड्रोन विस्फोट किए। हमले में रूस का ऑयल डिपो जलकर भस्म हो गया। अब यूक्रेनी नेवी ने रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट को तबाह करने की धमकी दी है। यूक्रेनी नेवी ने कहा है कि अगर रूस ने यहां से अपने युद्ध पोर्ट डिप्लॉय करने की कोशिश की तो वो उन्हें टारगेट करेगी। रूस को यह धमकी, रूस के खिलाफ हमले यूक्रेन ने तब तेज किए जब उसे यूरोप और नेटो देशों की हथियार सप्लाई तेज हो गई। कतर अरब में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी। वो देश जहां पर अरब में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस इजराइल ने उसी देश की राजधानी दोहा में एयर स्ट्राइक की। 9 सितंबर की शाम कतर में वो हुआ जिसकी कल्पना अरब के किसी देश ने नहीं की थी। कतर की राजधानी दोहा के एक हिस्से पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की। दोहा में इजराइल का टारगेट था यह इमारत जो कतर में हमास की पॉलिटिकल विंग का मुख्यालय था।
दोहा में इजराइल के हमलों को अरब युद्ध के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें इजराइल के खिलाफ अरब देशों के एकजुट होने के संकेत मिलते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले दोहा में इजरायली ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं। Oh my God. दोहा में इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल विंग के मुख्यालय को तबाह कर दिया। इजराइल के इस ऑपरेशन में 15 फाइटर जेट शामिल थे। हमास मुख्यालय पर करीब 10 मिसाइलें दागी गई। दावा है कि इस हमले की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। हमले के वक्त इजरायली प्रधानमंत्री वॉर रूम में मौजूद थे और खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। दोहा पर इजराइल की बमबारी कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इन सीसीटीवी वीडियो से लगाया जा सकता है। तस्वीरों में एक के बाद एक धमाके नजर आ रहे हैं। जिस वक्त ये हमले हुए तब इमारत के आसपास आम लोग मौजूद थे जो जान बचाकर भागते नजर आए। Oh my God. Oh my God. Oh my God. इस ऑपरेशन को आईडीएफ और शिन बैट ने मिलकर अंजाम दिया, जिसे ऑपरेशन समिट ऑफ फायर नाम दिया गया। दरअसल दोहा में हमास के पॉलिटिकल विंग की बैठक होनी थी। यह बैठक दोहा में हमास के मुख्यालय में होने वाली थी। इस बैठक का उद्देश्य नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा था। बैठक में हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया और हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल भी शामिल होने वाले थे। दावा है कि इजराइल ने ये हमले खलील अल हैया और खालिद मशाल को टारगेट कर किए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमले में दोनों की मौत हो गई, जबकि हमास ने इन दावों का खंडन किया है। हमास की माने तो इस हमले में खलील अल हैया के बेटे और उनके कार्यालय निदेशक की मौत हो गई। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद कतर ऐसा 5वां देश है जिस पर इजराइल ने बमबारी की है। इजराइल कतर के अलावा लेबनान, यमन, ईरान और सीरिया पर हमले कर चुका है। बेंजामिन अपने हर बारूदी कदम के पीछे हमास को खत्म करने या इजराइल की सुरक्षा का हवाला देते हैं, और अब इजरायली एयरफोर्स से कतर भी सुरक्षित नहीं है। माना जा रहा है कि दोहा पर इजराइल के हमले अरब के समीकरण बदल सकते हैं और इसका नतीजा होगा अरब देशों का अमेरिका से दूर होना। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है। अमेरिका का अल उदैद एयरबेस राजधानी दोहा में है। दोहा की सुरक्षा में अमेरिका का सबसे एडवांस्ड थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। इसके अलावा कई रडार सिस्टम भी मौजूद हैं। लेकिन इजरायली हमले से पहले ना रडार ने कोई सिग्नल दिए और ना ही डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को रोकने की कोशिश की। कतर की माने तो अमेरिका ने हमले की जानकारी तक सिर्फ 10 मिनट पहले दी, जबकि इजराइल का दावा है कि इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी। हमले का वक्त भी पहले से तय था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इन दावों से इनकार कर रहे हैं। कतर अमेरिका का सबसे बड़ा हिमायती देश माना जाता है। अरब में कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका संभालता है।